Okay, just Good evening. good evening बेटा. हाँ जी, मैं फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. क्या आपको केमिस्ट्री इन एक्शन दिख रहा है? प्लीज Yes, sir. किसी को कोई Yes. दिख रहा है सबको? दैट्स वेरी गुड. Yes, sir. दैट्स वेरी गुड. ओके बेटा, ये जो आज हम पढ़ेंगे सोप्स, आपने सोप्स सुना होगा. किसी सोप का नाम बता सकते हैं आप? Lux. लक्स, Dettol. डिटॉल. तो इसका मतलब आपने Lifebuoy. जब आप नहाते हैं तो सोप यूज करते हैं? Yes, sir. ओके, करते हैं. चलो, दैट्स गुड. तो इस ब्रांड को भी देखा होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं. सिंथॉल को भी देखा होगा. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट एग्जाम्पल, हम सोप की बात कर रहे हैं. सोप होता क्या है? पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट के ऊपर. जनरली जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सोप्स, व्हाट आर डिटर्जेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स, गिव एग्जांपल, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं. तो हम पहले सोप पढ़ते हैं. सोप क्या होता है? डेफिनेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट. मैं बहुत स्लो चलूंगा, आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं. सोप है क्या? सोप है the mixture of sodium or potassium salt of higher fatty acids. Write down, write in the definition please. Soaps are mixture of sodium or potassium salt of higher fatty acid. Higher fatty acid. अब ये रिएक्शन क्या हो रहा है? ये देखिए, ये जितने भी ये C17H35 हैं, ये देखिए C17H35, मैं आपको दिखाता हूं. इधर देखिए, इसको इस तरह पढ़िए. अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो ये क्या बनेगा? C17H35 COO, यहां से Na लग जाता है. क्या लग जाता है? Na. क्या लग जाता है? Na. तो ये क्या बन जाता है? C17H35 CONA. C17H35 CONA. तो ये जो बन जाता है, दिस इज कॉल्ड सोप. दिस इज कॉल्ड सोप. यू गॉट द पॉइंट? फिर से देखिए, इसको इस तरह से पढ़ना. यहां से पढ़िए, रेड वाले को पढ़िए. ये देखिए C17H35, ये देखिए लिखा है C17H35 COO. COO, ये देखिए, दिख रहा है आपको? एंड साथ में क्या लग गया? Na. क्या लग गया? Na. कितने? ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 2 है. देखिए, ये 2 है. ये क्या है? 3 है. तो ये 3 मॉलिक्यूल्स बन गए यहाँ पे. ये देखिए, 3 मॉलिक्यूल्स. तो ये 3 मॉलिक्यूल अब क्या बन गए? C17H35 COONA. ये जो बची हुई चीज थी, कौन सी बची हुई चीज थी? ये जो CH2 CH, ये सारी की सारी जो चीज बची हुई थी, इस पे क्या लग गया? इस पे लग गया OH. ये देखिए, मैं आपको इसको सिलेक्ट भी कर देता हूँ. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इन तीनों पे क्या लग गया है? OH. ये देखिए, बन गया. इसको ग्लिसरॉल भी कहते हैं. कॉमन लैंग्वेज में इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं. आपको मालूम है ग्लिसरीन कहाँ कहाँ यूज होती है? यू नो, कहाँ कहाँ ग्लिसरीन यूज होती है? ग्लिसरीन यूज,
ग्लिसरीन यूज होती है टूथपेस्ट में, आपके सोप्स में तो हो ही रही है, पेस्ट्रीज में, केक में, जहां आपको चीज गीली रखनी हो, हल्की हल्की गीली रखनी हो। आप केक या पेस्ट्री जब खाते हैं तो हल्का सा मॉइस्चर होता है उसमें, तो जहां भी आपको हल्का सा मॉइस्चर चाहिए वहां पे क्या यूज होगा, वहां पे ग्लिसरीन यूज होगी। क्या यूज होगी? ग्लिसरीन। केक, पेस्ट्री, क्रीम्स, फेस क्रीम्स, आपके सोप्स, सोप को हम टच करते हैं, बोलते हैं ना सोपी टच, तो जहां में हल्का सा गीला रखना है। स्टैम्प पैड, स्टैम्प पैड जो हम स्टैम्प्स लगाते हैं वो उसका पैड हमेशा हल्का सा गीला होता है, तो उसमें ग्लिसरीन यूज होती है। तो जहां जहां आपको हल्का सा गीला रखना हो, ये हाइग्रोस्कोपिक है। व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक? विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। जैसे नमक होता है, आप एक नमक को ना एक कटोरी लीजिए, एक ओपन कटोरी जो जिसमें हम दाल वगैरह खाते हैं, उसमें नमक डाल दीजिए, उसको आप टेबल पे खुला छोड़ दीजिए। जब अगले दिन सुबह आएंगे डाइनिंग टेबल पे देखिएगा नमक गीला हो चुका होगा। नमक ने क्या एब्जॉर्ब कर लिया? नमक ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, किस में से? एयर में से। ऐसे ही ग्लिसरीन भी यही करती है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। जैसे केक गीला रहे, पेस्ट्री गीली रहे, आपके केक गीला है, पेस्ट्री गीली है, आपका सोप हल्का सा सोपी टच दे, तो ये होता है। तो ये क्या बन गया आपका? सोडियम स्टेरेट, विच इज अ सोप। अब नीचे बढ़ते हैं। सोडियम सोप्स आर नोन एज हार्ड सोप ड्यू टू द हार्डनेस इन द कंसिस्टेंसी, while potassium soaps are soft soaps. They produces softer leather. ये जो टॉयलेट सोप्स होते हैं, टॉयलेट सोप्स जनरली किससे होते हैं? फैट्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं? ट्रांसपेरेंट, जैसे पियर्स होता है, पियर्स में जनरली क्या होता है? इथाइल अल्कोहल एंड इवेपोरेशन की जाती है। मेडिकेटेड सोप होते हैं जैसे लाइक जिसमें नीम डला होता है, हम कहते हैं ना इसमें हल्दी डली हुई है, दे आर कॉल्ड मेडिकेटेड सोप्स। लॉन्ड्री सोप्स होते हैं जो कपड़े धोने के काम आते हैं, they generally contain sodium bismuth, sodium salicylate, borax. लास्ट ईयर में बोरेक्स पढ़ा था। बोरेक्स has antiseptic properties and sodium carbonate. तो these are what? These are soaps. Soaps की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेफिनेशन लर्न रखनी है, नोट भी करनी है। These are the mixture of sodium और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। अगर आप रिएक्शन याद रखें तो इससे तो अच्छी कोई चीज है ही नहीं, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं, आप समझ पाए। हाँ जी, बोलिए, कर लिया नोट सबने? एक्सक्यूज सर। हाँ जी बोलिए। सर आप ये वाले वैसे उस पे डालोगे गूगल पे? हाँ मैं डाल दूंगा बेटा, डाल दूंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी अंशुल जी, आप टेस्ट देते हैं, आपको मालूम है जो टेस्ट होता है वो ग्रुप में डालना होता है। जब आप ग्रुप में डालेंगे नहीं तो चेक कैसे होगा? If there are 40 tests and sent individually, how I can find every test? Send the test in the group. अपना नाम लिख के, अपना नाम लिखिए, एक तो टेस्ट के बाहर जो अंदर भी लिखिए बाहर भी लिखिए, जो फाइल सेव करते हैं उसमें नाम होना चाहिए आपका, अंदर भी और बाहर भी। सेव एज में भी अपना नाम डालिए और हैंड रिटन पे भी डालिए। और दूसरी बात, जो डेट होती है वो डाला करो। अब से डेट लाइक आपका टेस्ट मान लीजिए 5 जून को, तो लिखिए 5 जून, 5 जून, न्यूमेरिक्स में पहले डालिए, या सिंपल लिख लीजिए डे मंथ मंथ ईयर ईयर ईयर, 0506 2000, सब एक ही पैटर्न पे आ जाओ, टेस्ट चेक करने इजी हो जाएंगे हमें। आइए अब आगे से पहले डेट लिखनी है न्यूमेरिक्स में 06/06/2020 न्यूमेरिक्स में, उसके बाद अपना नाम, सो दैट वी कैन चेक योर टेस्ट। और कोई भी बच्चा ग्रुप के बाद टेस्ट मत भेजे, चेक करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। हो गया, लिख लिया, नोट कर लिया? सोडियम सोप्स आर नोन एज हार्ड सोप,
ये आपकी चॉइस है। ये जो नीचे वाला आपने लिखना है, ये जो पार्ट है ये कंपटीशन पार्ट में आ सकता है, स्कूल लेवल पे नहीं आता। तो आपको पहले ऊपर वाला लर्न करना है। हो गया? नोट कर लिया सबने? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर इसमें जैसे इन्होंने सोप की एग्जांपल में स्टीयरिक एसिड और ये लिखा है, तो इसमें भी हम ब्रांड्स के नेम नहीं लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे? ब्रांड्स के नेम जैसे लक्स वगैरह। नहीं नहीं नहीं, ब्रांड तो लिखना ही नहीं है। आप कंपनी की एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कर रहे हैं। यस। अब जो सिंथॉल वालों की हमने फोटो लगाई वो हमें पे थोड़ी कर रहे हैं। एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो डायग्रामेटिकली आपको याद आ जाए सोप क्या होता है। आजकल छुट्टियां चल रही हैं, पता नहीं अब नहा रहे हैं कि नहीं नहा रहे सारे, तो मैंने याद कराया सोप भी कुछ होता है। तो चलें बेटा आगे। ओके सर। हाँ जी मैं आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स, कोई डिटर्जेंट का नाम बताइए जो आप यूज करते हो। डिटर्जेंट। सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। रिन। रिन, ओके गुड। हडी। अंशुल जी आप क्या यूज करते हैं नहाने के लिए? मिस्टर वाइट। क्या? आदेश जी की आवाज लग रही थी मुझे। मिस्टर वाइट। ओके, तो दैट्स गुड। सर्फ एक्सेल हो गया, निरमा हो गया, रिन हो गया, बहुत सारे हैं। आइए देखते हैं। ये रहा सर्फ एक्सेल जिसको आप याद कर रहे थे। तो आई थिंक सो ये तो नोट कर लिया होगा आपने। डिटर्जेंट 3 तरह के होते हैं। डिटर्जेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है अनायनिक डिटर्जेंट्स, फिर होता है कैटायनिक डिटर्जेंट्स, और फिर होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। 3 डिटर्जेंट्स होते हैं, अनायनिक डिटर्जेंट्स, कैटायनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक। लिखिए डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: anionic detergents, cationic detergents, anionic detergents, cationic detergents and non-ionic detergents। कर लिया नोट? अब बेटा ये जो तीनों डिटर्जेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं ये आपने लर्न करने हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप 10 ईयर खोलेंगे तो आप पाएंगे कि इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। अब ये अनायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, कैटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? बेटा जो भी डिटर्जेंट होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक क्लीनिंग पार्ट होता है, एक नॉन क्लीनिंग पार्ट होता है। अगर क्लीनिंग पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अनायनिक डिटर्जेंट होगा। अब क्लीनिंग पार्ट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायनिक डिटर्जेंट होगा। अगर वो क्लीनिंग पार्ट पे कोई चार्ज ही नहीं है तो वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट बन जाएगा। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम लेते हैं अनायनिक डिटर्जेंट्स। अनायनिक डिटर्जेंट्स का एग्जाम्पल क्या है या डेफिनेशन क्या है? दे आर व्हाट? दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। जो लर्न नहीं करना होगा मैं बता दूंगा। मैंने आपको मेडिसिन में बताया था डायग्राम्स याद नहीं करने, पर ये यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये लर्न करना है। अनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। कर लिया नोट? कर लो नोट करो। आगे देखिए, द अनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लिनजिंग एक्शन। मैंने अभी बताया अगर अनायनिक डिटर्जेंट है तो अनायन क्लिनजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा। अगर कैटायनिक डिटर्जेंट है तो क्लिनजिंग एक्शन का जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और क्लिनजिंग एक्शन पे अगर कोई
पार्ट पे कोई चार्ज ही नहीं आ रहा तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट बन जाएंगे। और ये अनायनिक डिटर्जेंट कहाँ जनरली यूज होते हैं? टूथपेस्ट में। आप कॉलगेट यूज करते होंगे, आपका वो पतंजलि यूज करते होंगे आप, एंड और कौन सा यूज करते हैं आप? पेप्सोडेंट। ना, पेप्सोडेंट यूज करते होंगे। तो टूथपेस्ट के अंदर क्या यूज होता है? अनायनिक डिटर्जेंट यूज होता है। इसके एग्जाम्पल भी लर्न करना है। सोडियम लोरेल सल्फेट और सोडियम डू डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। याद करिए, लिखना ही, लर्न करना, एग्जाम में आएगा। पहले बता रहा हूं, गलती से भी मत छोड़ देना। बच्चे इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ जाते हैं, यूजलेस चीजें लर्न कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम लोरेल सल्फेट एंड सोडियम डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। और इसकी डेफिनेशन भी, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। बेटा ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 90% बच्चे इसको छोड़ के जाएंगे। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, ये लर्निंग पार्ट है, पर आपको लर्न करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा जो लर्न नहीं करनी, वो सिर्फ आप सिर्फ देखेंगे और कुछ नहीं। चलें आगे। आइए मैं आपको ये सोडियम डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट दिखाता हूँ। हाँ जी, सर एक बार डेफिनेशन लाउड बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर डेफिनेशन एक बार दोबारा समझा दो। डेफिनेशन द्वारा बता दो, डेफिनेशन द्वारा बता देते हैं बेटा। ये भी देखिए, इधर एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ना एक सेकंड में आपको डायग्राम के साथ दिखाता हूँ। डायग्राम के साथ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है, अब ये आप नीचे देखिए, इतना बड़ा रिएक्शन नहीं याद करना, इतना बड़ा रिएक्शन याद नहीं करना। ये तो सिर्फ आपको दिखाया गया है कि कहीं अगर आपको दिख जाए तो आपको ऐसा ना लगे हमने पढ़ा नहीं। पर ये एग्जाम में हम इतने बड़े बड़े रिएक्शन नहीं लिखने। ये देखिए, सोडियम लोरेल सल्फेट, ये रहा, ये रहा, क्या है? CH3 CH2 10 times CH2O SO3 Na. How many carbon it has? Can you count? कितने कार्बन है इसके अंदर? 40। 12। देखिए, CH2 के साथ 10 हैं, एक पहले है एक बाद में है। इसमें 12 कार्बन हैं। 12 कार्बन को क्या बोलते हैं? डोडेक। हाँ, डूडेक, या हाँ डूडेक कह लीजिए, डूडेक। ये बना सोडियम सल्फोनेट। क्या बना? सोडियम सल्फोनेट। ये जो पार्ट है ये क्या है? सोडियम सल्फोनेट। ये इसका निकनेम है, सोडियम लोरेल सल्फेट। आयु पे क्या क्या होगा? डू डेकाइल सोडियम सल्फोनेट। क्लियर हो गया बच्चे? वो इतना में आयुपेक में जाना नहीं है, मैं तो नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर नॉलेज। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पार्ट है, सोडियम पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, ये पार्ट देखिए नेगेटिवली चार्ज है या नहीं है? यस सर। ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज है या नहीं है? ये क्लिनजिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। सर। ये क्लिनजिंग एक्शन में यूज हो रहा है, इसलिए अनायनिक डिटर्जेंट है ये क्या है? अनायनिक डिटर्जेंट। अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं देन इट्स वेरी गुड। नाम तो याद रखना ही रखना है, नाम तो हर हालत में याद रखना है। सोडियम लोरेल सल्फेट एंड सोडियम डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। इधर देखिए, अब इधर आइए, इधर देखिए कितने कार्बन है? ये 12 कार्बन है। 12 कार्बन है तो क्या नाम बन गया? डू डेकाइल बन गया। बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है? बेंजीन सल्फोनेट आ गया। सोडियम पहले आ गया, देखिए सोडियम डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। डोंट ट्राई टू लर्न द रिएक्शन, ये सिर्फ आपको दिखाया गया है।
मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, जो लर्न करना होगा वो भी बताऊंगा, जो नहीं करना होगा ये वो भी बताऊंगा। इसको लर्न नहीं करना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए गए हैं। लर्न ये करना है सारा, दोनों के नाम, और अगर स्ट्रक्चर याद कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, हो गया। यस सर। चले आगे। आपने Yes, sir. ये वाला इस पार्ट को समझिए। इसमें बस याद रखिए जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट देखिए किसके ऊपर है, ये वाले पार्ट के ऊपर है, ये वाले पार्ट पे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्लिनजिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये क्लिनजिंग एक्शन में पार्ट कौन से वाला इन्वॉल्व हो रहा है, नेगेटिव पार्ट, तो इसका नाम क्या बन गया, अनायनिक डिटर्जेंट। और इधर भी देखिए, इधर दिखाता हूं, इधर भी क्लिनजिंग एक्शन में कौन यूज हो रहा है, देखिए ये मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूं, ये देखिए, ये क्लिनजिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। इस पे चार्ज देखो क्या है, व्हाट इज द चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए इसका नाम क्या बन गया, अनायनिक डिटर्जेंट। क्या आपको ये नेम क्लियर हो गया, सोडियम डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, ये रिएक्शन सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। क्या नहीं करना है, इसको लर्न नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो आप ले सकते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस। चलें आगे। उम्मीद Yes, करते हैं sir. आप सबने नोट कर लिया होगा ये वाला। अब मैं चल रहा हूं केटायनिक डिटर्जेंट पे, आइए आगे चलते हैं। केटायनिक डिटर्जेंट, अब केटायनिक डिटर्जेंट में क्या होता है बेटा, ये 4 डिग्री अमाइंस होते हैं। अब ये 4 डिग्री अमाइंस क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। जो हमारे 1 डिग्री अमाइंस होते थे उसमें क्या होता था, वो होते थे RNH2, ये होते थे 1 डिग्री अमाइन, याद है, RNH2। जो 2 डिग्री अमाइंस होते हैं, याद रखिएगा, RNHR, ये कुछ इस तरह से होते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, आई ड्रॉ एंड शो टू यू। ये अगर हम ये N ले लिया हमने, N कितने बॉन्ड बना सकता है, N 3 बॉन्ड बना सकता है। N अगर 3 बॉन्ड बना सकता है, और अगर एक पे R ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, R ग्रुप, और बाकियों पे क्या लगे हुए हैं, H, ये क्या बन जाएगा, ये है 1 डिग्री अमाइन। क्या ये 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। अब 2 डिग्री अमाइन क्या होगा, अगर मैं N के साथ 2 R लगा लो, दीज आर स्ट्रेट लाइंस, अगर मैं इसके साथ क्या कर देता हूं, इसके साथ मैं 2 R ग्रुप लगा देता हूं, एक R ये रहा और एक R, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर इसके साथ 2 R ग्रुप लग गए और एक H लग गया, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 डिग्री अमाइंस। ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है। बोलिए यहां तक समझ आया। और अगर 3 डिग्री अमाइंस होते हैं तो अब N के साथ कितने R लगेंगे, 3। ये तीनों R सेम हो सकते हैं, तीनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 सेम भी हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है। ये 3 R लग गए लाइक दिस। ये कौन सा अमाइन बन गया, 3 डिग्री। जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया के तीनों H हटा के क्या लगा दिए गए, R। अगर 4 डिग्री लेना है, 4 डिग्री क्या होता है बेटा, 4 डिग्री में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, ऊपर भी R, और सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ब्रैकेट के ऊपर।
आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे करके, और बाहर कोई भी हेलोजन, इट कैन बी क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं, आर ग्रुप्स हैं। क्या हैं, आर ग्रुप्स। 4 आर ग्रुप्स लग गए, तो ये क्या बन गया, ये आपके क्या बन गया, 4 डिग्री 4 डिग्री अमाइन। 4 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अमाइन समझ आए हैं? अगर RNH2 है तो 1 डिग्री, अगर 2 R हो गए और 1 H हो गया तो R से काउंट करना है डिग्री। 1 R है तो 1 डिग्री, 2 R है तो 2 डिग्री, 3 R है तो 3 डिग्री, और अगर 4 लग गए, चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इनमें से एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था मैंने, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरली किससे शो करते हैं, हम एरो से शो करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर आर को दे दिया, एंड सारे पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और एक बाहर Cl हेलोजन लगा होगा विद अ नेगेटिव चार्ज, कोई भी हेलोजन, इट कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड और समथिंग। पढ़ो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, इसका मतलब है 4 डिग्री अमाइंस। क्या है, विद हेलोजन्स, विद हेलोजन्स, विद क्या है, हेलोजन्स। बोलिए, समझ आया है बेटा, बात क्लियर हो गई है? तो ये 4 डिग्री अमाइंस बन जाएंगे। सर अब देखिए, पढ़िए, cationic part possesses a long hydrocarbon chain with a positive charge. Such detergents possesses germs को किल करने के लिए यूज होते हैं। किसके लिए, जर्म्स। आप याद करिए, वो टूथपेस्ट सिर्फ माउथ के लिए, बेटा मारता तो वो भी जर्म्स को है, पर वो कपड़े धोने के लिए वाला यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ टूथपेस्ट के लिए। आइए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। क्या आपने ये सब नोट कर लिया है? मैं इसको हटा दूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, Yes, 3 डिग्री हटा दिए? Yes, sir. ओके, यस सर। चलिए अब मैं आपको, मैं ये हटा रहा हूं सो दैट, जस्ट अ मिनट। सर ये जो भी आपने बताया ये अमीन था ना? ये अमाइंस था बच्चे, हाँ ये अमाइंस था, बिल्कुल अमाइंस था। अमाइंस 4 तरह के होते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड 4 डिग्री। +1 में हमने सिर्फ एक ही तरह का पढ़ा होता है, 1 डिग्री। Yes, sir. तो ये 4 डिग्री है। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, एक स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब देखिए, इस नाइट्रोजन के ऊपर कितने R ग्रुप्स हैं, 4। 4 इसके ऊपर 4 ग्रुप्स हैं। 4 ग्रुप्स होने के कारण इसको 4 डिग्री अमाइन कहा जाता है। पहला ग्रुप ये लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप ये लगा हुआ है, तीसरा ग्रुप ये लगा हुआ है, चौथा ग्रुप ये लगा हुआ है। ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं, और ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन बाहर है विद अ नेगेटिव चार्ज। इन चारों में से कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है जनरली नाइट्रोजन लोन पेयर देता है। नाइट्रोजन क्या देता है, लोन पेयर, एंड ये इनमें से कोई लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लाइक दिस, ऐसे हो गई, लाइक दिस। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? ये मैंने आपको दिखाया। अब पढ़िए, cationic detergents are quaternary ammonium salts of amines with acetate, chlorides और bromide। जो बाहर वाली चीज है, ये वाली जो चीज है, ये क्या क्या हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, एसिटेट भी हो सकती है, क्लोराइड भी हो सकती है, ब्रोमाइड भी हो सकती है एज अनायन। पर इसमें क्लिनजिंग एक्शन कौन कर रहा है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्लिनजिंग एक्शन कर रहा है। पढ़िए, cationic part possesses a long hydrocarbon chain with a positive charge। एग्जाम्पल तो रट लेना, जब 10 ईयर खरीदोगे ना तो पाओगे बार बार क्वेश्चन दे रहा है, गिव एग्जाम्पल ऑफ cationic डिटर्जेंट, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट, अ लॉट। कर लिया नोट आप सबने? हाँ, यस सर। बोल दिया करो।
कई बार डर लगता है कि खुराना सर अकेले ही तो नहीं पढ़ा रहे, आप सारे चले गए, पता चला खुराना सर बोली जा रहे हैं, आप भाग गए सब, है ना। आजकल तो बड़ा अच्छा है, आजकल तो पता भी नहीं चलता। आओ चलिए आगे चलते हैं। ये नोट कर लो जिस किसी का रह गया हो तो। कर लिया सर। कर लिया, दैट्स गुड। ये लीजिए, हम इसको क्लीन कर देते हैं और आगे चलते हैं। ओके, आगे चल रहे हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं बेटा? इसमें जो क्लिनजिंग एक्शन होता है, जो इसमें क्लिनजिंग एक्शन होता है, वो जो पार्ट है उस पर चार्ज नहीं होगा। आइए देखते हैं। दिस इज व्हाट polyethylene glycol reacts with stearic acid to give such detergent. They are generally in dish wash. ये वॉश है, गलती से प्रिंटिंग में आ गया डिश वॉश, ठीक है, वॉर मत लिख देना, लड़ाई में यूज नहीं होता, डिश वॉशिंग में यूज होता है, लिक्विड डिश वॉश। आइए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये है स्टेरिक एसिड। व्हाट इज स्टेरिक एसिड? स्टेरिक एसिड इज हैविंग हाउ मेनी कार्बन्स? Steric acid has 18 carbons. 18. You can see 18 carbons. ये 18 carbons हैं। अब होगा क्या? एसिड अपना OH देगा, अल्कोहल अपना H देगा। एसिड क्या देगा? OH। अल्कोहल क्या देगा? H। यहां से वाटर को निकाल दो, यहां से आप वाटर को निकाल दीजिए। जब यहां से वाटर निकल जाएगा, ये देखिए उन्होंने वाटर निकाला यहाँ पे, ये देखिए वाटर निकल गया। अब बची हुई चीज को पढ़िए, क्या बनेगा? CH3 CH2 CO, ये देखो CH3 CH2 16 टाइम्स CO, फिर ये ऑक्सीजन, सारा ऑक्सीजन यहां से देखिए, ये देखिए, कैन यू सी दिस? क्या आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं? मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पार्ट ये रहा, ये जो येलो पार्ट है, ये देखिए। वैसे इतना लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ नहीं है। वैसे तो आप प्रोडक्ट भी याद कर लेंगे तो बहुत है, इसमें इतने बड़े बड़े रिएक्शन आपको याद नहीं करने। ये देखिए ग्रीन पार्ट, बीच में से रेड पार्ट को निकाल दिया गया और येलो एंड ग्रीन पार्ट जुड़ गया। देखिए क्या बना, पढ़िए से। CH3 CH2 16 टाइम्स CO, CH3 CH2 16 टाइम्स CO। ये जो ऑक्सीजन है, जस्ट वेट, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द ग्रीन पार्ट। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ग्रीन पार्ट को बिलोंग करता है, ना कि येलो पार्ट को। ये येलो पार्ट को बिलोंग नहीं करता। बोलिए, समझ आ गया है? सर एक बार फिर से मेरा कनेक्शन दोबारा से बताएं, दोबारा से बता देते हैं। एक मिनट में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए बेटा, इधर से पढ़िए क्या है। CH3 CH2 16 टाइम्स COOH, ये एसिड है, 18 कार्बन का एसिड। 18 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं? स्टेरिक एसिड। ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है। क्या है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसके दोनों साइड पे OH है, यहां भी OH लगा हुआ है, यहां भी OH लगा हुआ है। तो ये देखिए, इसमें हुआ क्या? जब रिएक्शन हुआ तो एसिड ने क्या दिया? एसिड ने OH दिया, अल्कोहल ने क्या दिया? H। ये दोनों ने मिलके क्या बना डाला? वाटर। येलो एंड ग्रीन पार्ट कंबाइन कर गए। येलो पार्ट क्या था? CH3 CH2 16 टाइम्स CO, इधर से O, फिर ये सारे का सारा पार्ट, ये सारे का सारा पार्ट है। बोलिए, समझ आया है? Yes, sir. ओके, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पर आज मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। एक सेकंड, हम स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रहे हैं, 2 मिनट। कैन यू सी दिस इंस्ट्रूमेंट, बिग इंस्ट्रूमेंट?
ये मैंने आपके लिए मंगवाया है, ठीक है। अभी ये प्रॉपर्ली इसकी कुछ फाइल्स लैपटॉप के साथ कंबाइन नहीं हो पाई, ये उम्मीद है मुझे मंडे से हम कर पाएंगे, बीच में टाइम मिल जाएगा। तो दिस इज अ पेन, एंड इसमें एक बेनिफिट रहेगा, जो हम लिख रहे हैं ये और भी फाइन हो जाएगा। जो चीज हम लिख रहे थे, अभी आपने देखा जो हम लिखते हैं बहुत स्लो लिखते हैं, इसके ऊपर आप इतना फास्ट लिख पाएंगे जितना कि व्हाट, ये भी ऑफ है। तो ये दिस इज द बिग, यू कैन नॉट से इट इज अ टैब, इट इज जस्ट फॉर टीचिंग। तो ये थोड़े दिन मंडे मोस्ट वाली मुझे उम्मीद है कि हम मंडे ऑनवर्ड इसको यूज कर पाएंगे, एंड आप भी इसको और एंजॉय कर पाएंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें जो लिखना है वो और इजी हो जाता है। तो अगर आप कहेंगे कि द्वारा, तो द्वारा से, आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज द मोस्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट फॉर टीचिंग। ये कल परसों ही मेरे पास पहुंचा है, इसकी फाइल्स इंस्टॉल नहीं हो पाई अभी तक, ये हम मोस्टली मंडे से यूज करेंगे। आइए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आप और एंजॉय करेंगे क्लासेस को। चलें आगे, आइए। थैंक यू सर। एक सेकंड सर। नहीं तो मैंने थैंक यू कहना है, आई वांट कि आपको और मजा आए, आपको ऐसा लगे ही नहीं कि लॉकडाउन है, आप अच्छी तरह पढ़ नहीं पा रहे। तो आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। सर इस चीज का नाम क्या है? मार्केट में लीक आउट तो नहीं करोगे, टीचर्स को तो नहीं बताओगे? नो सर। किसी को, ये आपके लिए स्पेशली, ये है वर्कॉम, WACOM, वर्कॉम 16 इंच, ये सिंटेक है। इट इज नियरली आई थिंक सो 65,000 रुपीज का है। ये सिर्फ आपकी टीचिंग के लिए मैंने मंगवाया है। लॉकडाउन था तो मिल नहीं रहा था, मिलना शुरू हो गया, तो दिस इज स्पेशली फॉर यू। मैं एक दो दिन से लगा हुआ था। हाँ जी, नहीं थैंक यू तो नहीं, इट्स वर्कॉम सिंटेक 16 इंच मॉनिटर है। ये मॉनिटर नहीं है इसमें, ये टीचिंग के लिए बना है, ये बना ही टीचिंग के लिए है। तो इससे आप जैसे हम ये लिख रहे हैं, अब जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, देखिए आप देखिए बहुत स्लो लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उसमें बिल्कुल जैसे हैंड रिटन होता है ना, आप मेरे सिग्नेचर तक कर सकते हैं इसके ऊपर, मतलब जब मैं करना चाहूँ प्रॉपर सिग्नेचर होंगे, बहुत ज्यादा फ्लुएंसी है, एंड कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें आप लैपटॉप का भी बेनिफिट उठाएंगे एंड राइटिंग का भी। अब इसमें देखिए राइटिंग में आपको थोड़ा सा रहता है, देखिए स्लो लिखना पड़ता है। अगर मुझे कुछ भी लिखना है, मुझे अपना नाम भी लिखना है, तो उतना फ्लुएंट नहीं है, इट इज लिटिल बिट स्लो, तो उसमें फ्लुएंसी खत्म हो जाएगी, द स्पीड बिकम वेरी फास्ट, जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं वैसे बन जाएगा। आइए, जैसे मैंने आपको कहा कि मंडे से प्रे करिए कि जल्दी से फाइल्स सेट हो जाएं और मैं मंडे से इसको स्टार्ट कर पाऊं। आइए सर नॉन आइनिक की एक बार हाँ जी। दोबारा से स्लाइड दिखा दो, नॉन आइनिक की स्लाइड दोबारा। एक बार दोबारा दिखाऊं? मैं दिखा रहा हूँ बेटा, एक मिनट दिखा रहा हूँ। हम चल रहे थे नॉन आइनिक में, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, इसको साथ साथ नोट कर लो, मैं आगे भी करा देता हूँ। डिटर्जेंट्स ऑफ अनब्रांच, एक चीज और नोट करो, NOTE, नोट, नोट लिखिए, नोट लिखिए। If detergent has non-branched hydrocarbon, then it is biodegradable. Then it is biodegradable. If the carbon chain has branches, like अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये देखिए कार्बन कार्बन, अब ये स्ट्रेट चेन है, अगर ये स्ट्रेट चेन चलती जाएगी तो ये बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनेगा, लाइक दिस। जितनी इसमें ब्रांचिंग आती जाएंगी, जितनी इसमें ब्रांचिंग आती जाएंगी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता जाएगा। ये पढ़िए,
detergents of unbranched hydrocarbons are biodegradable and pollution is prevented. If the hydrocarbon chain of detergents are highly branched, bacteria cannot degrade them easily and they causes pollution by accumulation. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल बन जाते हैं. कब? नोट कर लिया, मैं लिखवा दूं. If detergent contain non-branched hydrocarbon, if detergent contain non-branched hydrocarbon, then it is biodegradable. Then it is biodegradable. If branching is present, if branching is present in the hydrocarbon, then it become non-biodegradable. Non-biodegradable. Then it become non-biodegradable. बोलो बेटा, क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं आगे चल रहा हूं. ओके, अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं. ओके, चलिए. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स? अब एक एक करके आप बताएंगे मुझे कि सोप, इधर देखिए 5 स्टार्स लगाए हैं मैंने. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स? बताइए. अंशुल जी बताएंगे सोप और डिटर्जेंट में क्या फर्क होता है. बोलिए अंशुल जी. सर याद नहीं आ रहा. याद नहीं आ रहा. वेरी गुड. ये वाला जब आप आंसर लिख के आएंगे तो टीचर बहुत सारे नंबर काट डालेगा. हाँ जी, दिशा बेटा. Sir, soaps cannot be used in hard water, while detergents can be used in hot इट्स अ वेरी गुड आंसर. राइट डाउन आंसर. पहला पॉइंट लिखिए. पहले लिखिए सोप, फिर लिखिए डिटर्जेंट. सोप में लिखेंगे सोप cannot used in hard water. Soap cannot be used in hard water. Detergents can be used in hard water. Detergents can be used in hard water. चलिए, पहला तो एक पॉइंट हो गया. अब बताइए. Soaps are biodegradable and detergents are non-biodegradable. Yeah, that's a very good answer. Soaps are biodegradable and detergents are non-biodegradable. That's the correct answer. थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं. अब जो डिटर्जेंट्स आते हैं उनमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल बन गए. अभी मैंने बताया ना, अगर लीनियर चेन आ जाएंगे तो बायोडिग्रेडेबल होंगे, ब्रांचिंग होगी तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे. तो याद रखिएगा. पर अभी डिफरेंस में लिखेंगे. डिफरेंस में आपने लिखना है सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. पर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अब ऐसे डिटर्जेंट्स बन चुके हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोकार्बन की चेन को स्ट्रेट कर लिया है. पर इट इज अ करेक्ट आंसर एंड अ वेरी गुड आंसर. हाँ जी, अब आगे बताइए. The soaps are straight chain. लाउड. आपकी आवाज बेटी आज कम आ रही है. Sir, आज mood नहीं. मुझे आवाज ये तो पता चल रहा है वीना बेटा बोल रहे हैं, पर ये नहीं पता चल रहा क्या बोल रहे हैं. चलिए शुभांकर जी बताएंगे आज. शुभांकर जी, कोई डिफरेंस? हाँ जी सर, डिटर्जेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं. ओके. और सर सोप होता है पोटेशियम सॉल्ट्स. ये तो ठीक है. सोप्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड. दैट्स फाइन. हाइड्रोकार्बन कहीं पढ़ा आपने?
मुझे ये वर्ड चेक करना पड़ेगा कि बुक्स में अवेलेबल है या नहीं है। देखिए हाइड्रोकार्बन तो दोनों ही है, यस सर। तो आपने स्पेशली एक वर्ड यूज किया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपने हाइड्रोकार्बन के लिए यूज किया है? नहीं सर, डिटर्जेंट्स के लिए, क्योंकि डिटर्जेंट नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। संजय, कहीं आपने स्पेसिफिकली ये डेफिनेशन पढ़ी है? सर 9th में। मैं चेक करके बताऊंगा कि 9th में ये दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं 9th पढ़ाता नहीं हूँ। क्योंकि ना मैं ये नहीं चाहता आपके मार्क्स कटें। जी सर। तो बाकी मुझे आपका सारा करेक्ट लग रहा है, मुझे सिर्फ पेट्रोलियम वर्ड चेक करना है कि पेट्रोलियम वर्ड है या नहीं है। हाँ जी सर। अदरवाइज इट्स करेक्ट सर। ठीक है सर। दैट्स गुड। अब मुझे बताएंगे, कोई और डिफरेंस बताएंगे? गुरनीत जी। हाँ जी। Sir, soaps are the mixture of sodium or potassium salt of high fatty acids, बिल्कुल करेक्ट है। and detergents are ammonium sulfonate or sulfate salt वेरी of गुड, दैट्स गुड। जो आपने अभी अमोनियम वाली डेफिनेशन लिखी थी वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम सर मेरे को भी एक याद आई है। बोलिए, आप बोलिए। डिफरेंस मुझे सर भी जो बोलिए सर, बोलिए। सर जो ये सोप होता है सर, ये लाइटर क्लोथ्स वॉश करने में काम आता है। डिटर्जेंट भारी भारी विंटर क्लोथ्स में भी आता है काम। अंशुल जी एक रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे आंसर लिख के आएंगे और कोई पूछता है कि पढ़ते कहाँ, तो मेरा नाम मत लीजिएगा, आपके साथ साथ मेरा कैरियर जल्दी खत्म हो जाएगा। सर ये वाला नहीं, सर ये वाला नहीं लिख पाएंगे। कपड़े भारी, कपड़े हल्के, कपड़े, ये वाला नहीं प्लीज। सर आप मैं बोलिए। हाँ ग्रेस बिटिया। सर जो सोप्स होते हैं इनका जो क्लीनिंग एक्शन होता है ये उससे डिटर्जेंट से कम वो होता है, स्ट्रॉन्गर होता है डिटर्जेंट्स का क्लीनिंग मैं एक्शन। आपको दिखाता हूँ, इधर आइए। आप ये ऑब्जर्वेशंस आपकी करेक्ट है, अंशुल जी की भी करेक्ट थी, आपकी भी है, पर ये पॉइंट्स हम लिख नहीं सकते पेपर में। इधर देखिए, हाँ इधर देखिए। हाँ जी बोलिए। सर सोप इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हार्ड वाटर। वो हो गया, दीक्षा बेटा ने बताया। ये बोल सकते हैं सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक वाटर, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन एसिडिक वाटर। सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक वाटर, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन एसिडिक वाटर। आइए सामने देखेंगे अब। सर हाँ जी बोलिए। सर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सोप्स फॉर्म्स कम इन हार्ड वाटर एंड डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म्स कम इन हार्ड वाटर। तो नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पे मिलेगा आपको। ये वाला पॉइंट आपका करेक्ट है सर। सोप फॉर्म्स कम इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट डू नॉट। दिस इज टोटली करेक्ट सर, वेरी गुड आंसर है। आई थिंक सो लिखा भी हो, शायद नहीं लिखा हुआ, ये भी आप लिख सकते हैं सर, बिल्कुल करेक्ट है। आइए, ये कौन से बच्चे थे जिन्होंने आंसर दिया? सर सक्षम। सक्षम जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। आइए लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी लिखवा रहा हूँ, देखिए पहले पढ़िए एक बार। दे आर, नहीं सर मैंने पॉइंट बोलना था। कौन सा पॉइंट बोलिए बिटिया? सर कि सोप वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करते एंड डिटर्जेंट वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। बिटिया वो लगभग सेम हो गया ना जो हमने लिखा। Okay, कौन सा? सोडियम, Biodegradable. सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके सर। एक मिनट, किसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए बच्चे। सर मेरे को एक याद आया है। अंशुल जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। हरमन बेटा का हाथ खड़ा हुआ था, प्लीज पूछिए बेटा क्या क्वेश्चन है, क्या बताना चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो बिटिया कोई पूछ रहे हैं। बेटा एक तो आपने चैट, याद रखना चैट में कुछ मत भेजना, मैं उसको खोल के पढ़ता नहीं हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन पूछना है डायरेक्ट पूछेंगे। हाँ जी अंशुल जी लास्ट जल्दी से। सर सॉल्ट फॉर्म्स मैग्नीशियम सॉल्ट और डिटर्जेंट फॉर्म सोडियम सॉल्ट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। ये देखिए सामने पढ़िए। सोप्स दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, they are sodium or potassium salt of sulfonic acids. They have COONA group, they have SO3Na group. They do not work in hard water and acidic water. इसको 2 पॉइंट्स में बना दीजिएगा। They do not work in hard water, they work in hard water. They cannot be used in acidic water, they can be used in acidic water. Saline water is okay.
ठीक है, दे आर बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सॉरी। एंड इसका एग्जांपल है सोडियम स्टीरेट एंड सोडियम पल्मेट, एंड यहाँ पे सोडियम लोरेल सल्फेट। और एक और ऐड कर सकते हैं जो बेटे ने बताया था, सक्षम जी ने, कि जो सोप्स हैं दे फॉर्म स्कम, SUCM होना चाहिए, स्कम। दे फॉर्म स्कम with hardness of water, whereas detergent do not form scum. Scum is unwanted material, non cleansing का होता है ये scum। मैं स्पेल लिख के दे रहा हूं आपको। सर नेचुरल रिसोर्सेज और सिंथेटिक रिसोर्सेज के बीच में भी लिख सकते हैं इनमें। कैसे बच्चे? सर सोप्स, जैसे सोप्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एनिमल फैट्स एंड ऑयल। नहीं, that's a good one, लिख सकते हैं सर। soaps are generally obtained from natural materials. Detergents are generally obtained from synthetic materials. Synthetic material, that's a good one sir। तो अब आपके पास 5 पॉइंट्स हम ऑलरेडी लिख चुके थे, 2 ऐड हो गए, 7। स्कम चेक कर लीजिएगा, स्कम के स्पेल क्या आते हैं? SCUM होता है या SCUM होना चाहिए, होना चाहिए स्पेल स्कम। हाँ जी ग्रेस बेटा क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर जो भी आपने सिंथेटिक वाला पॉइंट बताया वो लिखवा रहा हूँ, लिखिए। Soaps are generally prepared from natural materials. Natural materials. Detergents are generally prepared from synthetic materials. सोप के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं वो नेचर से हमें मिल जाते हैं। डिटर्जेंट्स में जो मटेरियल यूज होते हैं वो जनरली नेचर में नहीं मिलते, हम उसे प्रिपेयर करते हैं फिर उसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। ओके सर SCUM होगा स्कम। सर आप इंटरनेट साथ साथ ऑन कर सकते हैं, मैं ऑन नहीं कर सकता। SCUM, दैट्स फाइन, आई एम टेलिंग यू, ऐसा ही कुछ होना चाहिए था। SCUM स्कम। स्कम होता है इट इज अ अनवांटेड मटेरियल formed when soaps comes in contact with hardness of water. Scum is a material or a substance which is formed when soap comes in contact with hardness of water, or it decreases the यूटिलिटी ऑफ सोप ऑल्सो। मतलब बहुत सारा सोप वेस्ट हो जाता है। अगर हार्ड वाटर में अगर आप साबुन यूज करते हैं तो बहुत सारा साबुन वेस्ट हो जाता है, वो स्कम बना देता है हार्डनेस से। अगर आप किसी ट्राई सिटी नहीं, किसी गांव या पिंड च गए हो छुट्टियां दे विच, जब वहां पे नहाते हैं तो बहुत सारी लेदर नहीं बनती, साबुन के साथ झाग नहीं आती। जब वो झाग नहीं आती क्योंकि बहुत सारा सोप एक ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा होता है जो अनवांटेड होता है, दैट इज कम। वो क्लींजिंग भी नहीं करता, वो वाटर की हार्डनेस रिमूव करने में खराब हो जाता है। क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट लिख लिया था कि लिखवा दूं? लिख लिया सर। किया था सर। लिख लिया? यस सर। ओके आगे चल रहे हैं। लिखवा दें, लिखिए। अगर ये वाला पॉइंट नहीं लिखा तो लिख लीजिए। सोप फॉर्म्स कम, soap forms scum when it comes in contact with hardness of water. When it comes in contact with hardness of water. Detergents में लिखेंगे detergents do not form scum when it comes with contact with water. कर लिया बच्चे नोट?
यस सर। चलिए बेटा आगे। ओके यस सर। चलिए आगे चल रहे हैं। बेटा ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करने लगे हैं। ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। आइए पहले हम ट्रू फॉल्स करने लगे हैं। इसमें मेडिसिन, सोप्स, पूरा चैप्टर है। Valium causes depression. True or false? False. It's true sir. ये ट्रू है बेटा। ट्रू स्टेटमेंट्स को नोट कर लेना, नॉलेज ऐड होगी। सर ये स्टेटमेंट एक बार समझाना। बेटा वो एक केमिकल का नाम ले रहे हैं कि इससे डिप्रेशन होता है कि नहीं होता है। यस, इससे होता है। वेलम causes depression. You know depression? Yes sir. अगर ये वाला केमिकल बॉडी में होगा या एक्सटर्नल ले लिया जाए, क्या इससे डिप्रेशन होता है? यस होता है। जो ट्रू स्टेटमेंट्स हो उन्हें नोट कर लीजिएगा। इट विल इंक्रीज योर नॉलेज। क्लियर? ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मैं गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा, आप आराम से भी नोट कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अगर कोई टेक्निकल एरर ना आए तो। आइए, प्रोटोलिसिस इज एन एंटीबैक्टीरियल ड्रग विच रिजेंबल्स विद सल्फोनाइड। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सॉरी, साथ साथ मैं आपको ट्रू फॉल्स भी देता जाता हूं। जस्ट वेट। पहला ट्रू था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग को लर्न करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आइए, डिटर्जेंट्स वर्क वेल इवन इन हार्ड वाटर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हम पूछेंगे इशिता बेटा से पूछेंगे। इशिता बेटा, यस सर। इज इट ट्रू और फॉल्स? अभी पढ़ा है हमने। फॉल्स। अभी पढ़िए, देखिए। डिटर्जेंट्स वर्क वेल इन हार्ड वाटर, हमने लिखा डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में यूज किए जा सकते हैं एंड सोप्स हार्ड वाटर में यूज नहीं किए जा सकते। क्योंकि हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जो होते हैं वो स्कम बना देते हैं। एस्पार्टेम यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर and is methyl ester of dipeptide derivative derived from phenylalanine and aspartic acid। इतना बड़ा मत याद करिए, ये स्टेटमेंट को ही आपने क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है। एस्पार्टेम बनता किससे है उन्होंने ये बताया है। एस्पार्टेम आपने शुगर फ्री में पढ़ा होगा। एस्पार्टेम इज अ शुगर फ्री, तो उसका उन्होंने स्ट्रक्चर से बताया है। जब आप मेरे नोट्स दोबारा से खोलेंगे या वीडियो खोलेंगे तो आप स्ट्रक्चर से मैच भी कर सकते हैं कि उसमें ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। Ethanol is an antioxidant. What is antioxidant? जो खाने को खराब नहीं होने देता। Ethanol is an antioxidant. It's a false statement. Sorry, ये पिछले वाला फिफ्थ है, ठीक है। Ethanol is an antioxidant. It's false. मैं करेक्ट स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा। जो फॉल्स स्टेटमेंट है घबराइए मत, इसके बाद मैं आपको उसकी करेक्ट स्टेटमेंट्स भी दिखाऊंगा। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज एंटीसेप्टिक इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। You know potassium permanganate? You have seen potassium permanganate? Yes sir. Yes sir. Yes sir. एक्सपेरिमेंट में भी तो यूज करते थे इंस्टीट्यूट के अंदर। तो क्या पोटेशियम परमैंगनेट एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है? Yes or no? Yes sir. Yes, it is a very good antiseptic. बच्चे मेरी बात सुनिए, जब कोई चोट लग जाती है, मान लीजिए पैर में कोई इन्फेक्शन हो गई, आपने देखा होगा पैर में ना हम सॉक्सेस बहुत ज्यादा डालते हैं। सॉक्सेस डालने से ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, डॉक्टर आपको बोलेगा एक बकेट पानी लीजिए, एक बकेट पानी लीजिए, उसमें 2-3 ड्रॉप्स, 2-3 पार्टिकल सिर्फ
पोटेशियम परमांगनेट के डाल दीजिए और पानी कोसा होना चाहिए, उसके अंदर पैर डाल के बैठ जाइए। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो वो इन्फेक्शन साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। अब मान लीजिए किसी ने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन अगर रेनी सीजन में कराया, अगर ऑपरेशन रेनी सीजन में कराया तो जनरली उसमें पस पड़ जाती है। तो डॉक्टर उस समय ये कहते हैं कि आप एक कोसा पानी लीजिए, उसमें पोटेशियम परमांगनेट डालिए, कॉटन से स्टिचेस वाली जगह को साफ करिए, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। अगर आपको किसी भी तरह की इंफेक्शन हो गई है, फंगल या बैक्टीरियल, प्लीज डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूर ले लीजिएगा, आई एम टेलिंग बाय एक्सपीरियंस। तो वो वहां से वो इंफेक्शन बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। ये जो गर्मियों में शबील लगती थी, जगह जगह पे आपने देखा शबील लगती है, अब इतनी चीजें आपके सामने कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। वो जो बर्तन है वो पोटेशियम परमांगनेट सोल्यूशन में धोए जाते हैं। देखा होगा पर्पल सा लिक्विड होता है जिसमें बर्तन धोते हैं, वो पोटेशियम परमांगनेट ही होता है। तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, पोटेशियम परमांगनेट इज अ एंटीसेप्टिक, पोटेशियम परमांगनेट इज अ एंटीसेप्टिक, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? चलिए आगे चल रहे हैं। It's a correct statement. Penicillin is bacteriostatic antibiotics. False. हाँ, कौन सा है ये? Bactericidal. हाँ, दोनों में फर्क बता पाएंगे बिटिया? सर पता नहीं। चलो मैं बताता हूँ बेटा। बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है, स्टैटिक मीन्स देखिए स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना। तो वो कह रहे हैं कि पेनिसिलिन यूज करने से जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जो ग्रोथ को रोक दे वो बैक्टीरियोस्टैटिक, वो क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक। मैं आपको एक टर्म दिखाता हूं आगे, जस्ट वेट, आई विल शो यू वन टर्म। यहां पढ़िए, इट इज अ बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोसिडल क्या होता है? जो लाइफ साइकिल को ब्रेक कर दे, जो रिप्रोड्यूस ही ना होने दे। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए सारे ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ना कर पाए फॉर 150 इयर्स, तो क्या होगा? जितने पुराने हैं वो सब मर जाएंगे, नए पैदा नहीं होंगे, तो ह्यूमंस विल बी एक्सटिंक्ट। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ लाइफ साइकिल। ये रीजनरेट मतलब इससे हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो चीज रिप्रोड्यूस ना करने दे, दैट इज वर्ड बैक्टीरिया से आया है, एंड ये जो रेडिकल आया है ये आया है रिप्रोड्यूस से। रियलिटी में जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस नहीं करने देती। तो हर बैक्टीरिया की लाइफ है, किसी की 2 दिन, किसी की 3 दिन, किसी की 4 दिन। अब आपके सामने कोविड-19 की भी एक लाइफ है, लाइक 14 डेज। अब अगर सारा इंडिया 14 डेज अंदर हो जाए, अगर एक दूसरे से कम्युनिकेशन ना करे, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। पर 14 डेज में हो क्या रहा है? हम एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो 14 डेज के अंदर वो अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। पर्सन ए टू पर्सन बी चले जाता है, तो पर्सन ए टू बी जाता है, वो घूमता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनकी डेथ हो जाती है। बट अगर ये 14 दिन तक ट्रांसमिट ना कर पाए, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये जो बैक्टीरियल, ये बैक्टीरियल करके वर्ड इन्होंने डाला है, दिस इज रिप्रोडक्शन। और ये जो पीछे दिया था पेनिसिलिन इज बैक्टीरियोस्टैटिक, इसका मतलब होता है कि इसको आगे ना जाने देना। प्लीज इसको दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मींस वो अब इसको आगे नहीं जाने देगा। स्टैटिक, स्टैटिक मींस रोक देना, स्टैटिक मींस रोक देना, इसको वो आगे नहीं, रिप्रोड्यूस नहीं होने देगा। और ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मैं दोबारा से कर रहा हूं कि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। ये बैक्टीरियल क्या है?
इसमें बैक्टीरिया को मारा जाएगा, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको मारा जाएगा। रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को बचाना और उसको मारना, दिस इज दिस। और स्टैटिक मींस उन्हें रिप्रोड्यूस ना करने देना। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया है? सर बैक्टीरियोसिड नहीं समझ मैं दोबारा आया। से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत क्लोज है, मैं दोबारा समझाता हूँ। वैसे तो मैं बायो का टीचर भी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, तो बट स्टिल वर्ड आया तो इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन। बेटा स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब जो चीज आगे ना चल सके। ये वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस नहीं करने देती। वो कहता है कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को रीजनरेट नहीं होने देता, ये गलत है। बैक्टीरिया रीजनरेट तो होने देता है, बट उनको मार देता है। जो उनको किल करते हैं दे आर बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। ये प्रोनाउंसिएशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज बायो वाला की बहुत डिफरेंट होती है। तो क्या दोनों में डिफरेंस समझ आया है? स्टैटिक मीन्स रिप्रोड्यूस ना होने देना, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब, द्वारा से, बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स रिप्रोड्यूस ना होने देना। बैक्टीरियोरिडल का मतलब क्या होगा? रेडिकल मीन्स उनको किल करना। तो दोनों तरह से आप चीज को रोक सकते हैं। या तो आप सारे, अब जैसे एग्जांपल ह्यूमंस, या तो सारे ह्यूमंस को मार दिया जाए तो ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस ही ना करने दिया जाए तब भी वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। पर ह्यूमंस की एवरेज लाइफ कितनी है? नियरली 70-80 ईयर्स, 100 ईयर्स, 120 ईयर्स। अगर हम ह्यूमंस को 150 ईयर्स तक रिप्रोड्यूस ना करने दें तो क्या होगा? वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हमने रिप्रोडक्शन रोक दी। एक होता है मार देना, आप उसकी लाइफ की वेट नहीं कर रहे, आप उसको किल कर रहे हैं। अगर सारे ह्यूमंस को मार दोगे तब भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये दो तरह से चीजें चलती हैं। बैक्टीरियोरिडल मींस उनको मारना, बैक्टीरियोस्टैटिक मींस उन्हें रिप्रोड्यूस ना होने देना। क्लियर? बाकी बाकी मैं बायो का टीचर नहीं हूं, कोई अच्छा डिफरेंस मिले तो मुझे भी बताइएगा। नेक्स्ट वन, द प्रिवेंटिव, ये तो मैं पहले ही आ चुका है। The preservative action of sodium metabisulfate is due to SO3 dissolved in water to form sulfuric acid, which inhibit the growth of yeast and modulus. गलत। ओ भैया, खाने में H2SO4 थोड़ी होगा, ये SO2 होता है। क्या होता है? SO2। जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है वो SO2 गैस रिलीज करता है। SO2 क्या बना देता है? H2SO3, जिससे ये यीस्ट, फंगस, बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। ये देखिए, इट इज अ प्रिजर्वेटिव एक्शन ड्यू टू द SO2 which dissolved in water to form sulfurous acid which kills bacteria. और घबराइए मत, पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज लगे तो नॉलेज में ऐड करिए, धीरे धीरे याद हो जाती हैं। आइए एक बार करेक्ट स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। वेलिम causes depression, it resemble azodai, detergent works even in hot water, aspartame correct था, it is antiseptic, potassium permanganate act as antiseptic, that's fine, it is bactericidal and it prevent action of this. सारा क्लियर हो गया? चलें आगे? Yes sir. आगे चल रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स बताने हैं अब आपने। पहला वाला तो आई थिंक सो फिलअप ही है। एस्पिरिन इज वाइडली यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। नोट कर लीजिए, कभी भी किसी के हर्ट में पेन हो रही है, छाती में पेन हो रही है, आपकी फैमिली में भी, उसको 1-2 एस्पिरिन की गोलियां खिला दीजिए। छोटा बच्चा ना हो, थोड़ी हाई एज में, छोटे बच्चे को तो एक भी बहुत है। एस्पिरिन से ब्लड पतला हो जाता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आया भी होगा तो भी बेनिफिट होता है। पर फिर कह रहा हूं भैया, डॉक्टर की राय ले लेना, कहीं बाई चांस कुछ प्लस माइनस हो गया तो खराना सर जेल में। आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू। ओके, एस्पिरिन और डेस्पिरिन एक जैसे ही होते हैं। जब भी आप डेस्पिरिन भी लेते हैं तो ब्लड थिन हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। बट आप कॉमनली
डिस्प्रिन नहीं ले सकते, ब्लड ज्यादा थिन हो जाएगा तो ब्लीडिंग से भी डेथ हो सकती है। कोई चोट लगी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, तो ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही लिया जाता है। हाँ जी, अब ये 2 टिपिकल नाम्स लिखे हैं, पढ़ के बताइए किसकी इंग्लिश अच्छी है। ओमेप्रोजोल। हाँ जी, बोलो, कुछ पूछ रहे हैं? सर ये मेडिसिन वैसे इसी पर्पस के लिए है कि कुछ और भी पर्पस है? वैसे तो ये हेडेक के लिए हैं या पेन के लिए हैं, पर इसका बेनिफिट आ गया कि अगर हार्ट अटैक जैसी कोई सिचुएशन बन रही है, इवन डॉक्टर भी आपसे दूर है, तो आपको डॉक्टर सबसे पहले यही बोलेगा कि आप क्या करिए, जो जिसके भी चेस्ट में पेन हो रही है उसको एक ग्लास के अंदर 2 या 3 एस्प्रिन या डेस्प्रिन मिला के उसको पिला दीजिए। इससे जो हार्ट अटैक के होने के चांसेस या हो चुका है तो उसके जो लॉसेस हैं कम हो जाते। बट सर इसका रिलेशन फिर उससे ब्रेन हेडेक से क्या रिलेशन है? अगर ब्लड थिन हो गया तो उससे हेडेक। एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, 1 सेकंड जस्ट। हाँ जी बेटा ये जो आप पूछ रहे हैं इसका हेडेक से क्या है, खुराना सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से नहीं है, उन्होंने बी फार्मा और एम फार्मा नहीं किया हुआ। ये बेटा फार्मूले जो मेडिसिन वाले बता पाएंगे टिपिकली, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, या जिन्होंने बी फार्मा किया होता है, जिन्होंने फार्मास्यूटिकल्स में किया होता है। मैंने तो अपनी जनरल नॉलेज शेयर की आपके साथ कि ये यहाँ पे काम आता है। अब वो मेडिसिन कैसे काम करती है, कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, वो आपको कौन बता पाएंगे? जो बी फार्मा करते हैं या एम फार्मा करते हैं या फिर डॉक्टर्स, तो उन्होंने मेडिसिन में पढ़ा होता है सब कुछ। उसको करने के लिए मुझे कम से कम MBBS करना पड़ेगा। तो आई एम फ्रॉम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, तो ये मेरा वाला फील्ड नहीं आता। ये तो मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर की, ठीक है बेटिया? ओके सर। नहीं, आइए, आपका हक है पूछना और मेरा हक है बताना। तो दीज आर, यस, इसमें भी आप ये नोट करिए। नेक्स्ट वन प्लीज, जस्ट वेट। ये दोनों ही एंटा एसिड्स हैं। व्हाट आर एंटा एसिड्स? एंटा एसिड्स क्या थे? जो एसिडिटी में यूज होते हैं, जब वो खट्टे दकार आते हैं। इनो, पुदीन हरा, ये सब क्या थे आपके? पुदीन हरा हो गया, इनो हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एंटा एसिड्स हैं। मॉर्फिन इज डाई एसिटेट इज कॉल्ड हीरोइन। क्या बोलते हैं इसको? हीरोइन। ये देखिए हीरोइन। एंटीसेप्टिक इज द एंटीसेप्टिक डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ, हाईली इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ा तो आपका 1 नंबर जरूर जाएगा। कौन से एग्जाम में आएगा ये मालूम नहीं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या फाइनल, पर आएगा जरूर। डिटॉल के कंटेंट्स क्या होते हैं? मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए भी बोला था। बोलिए, डिटॉल के क्या कंटेंट्स होते हैं? यस, इसको लर्न कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। इसके साथ अगर आप कर सकें तो सेवलॉन के भी याद कर लीजिएगा। आपका होमवर्क दे रहा हूं सेवलॉन, क्योंकि अगर क्वेश्चन बदलेगा तो फिर सेवलॉन आएगा। द एंटीसेप्टिक डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेनोल एंड टर्पिनॉल। इज द थिंग ओके? नेक्स्ट, फिनोल कैन बी यूज्ड बोथ एज डैश एंड डैश डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। मैंने नोट भी लिखवाया था आपको ये। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अगर हाई कंसंट्रेशन है तो एंटीसेप्टिक, लो कंसंट्रेशन है तो डिसइंफेक्टेंट। Dash is added to good quality soap to reduce odor produced by bacterial decomposition of organic matter on skin. सोप में क्या ऐड किया जाता है कि उससे स्मेल ना आए?
dash is added to good quality soap to reduce odor produced by bacterial decomposition of organic matter on skin. सर एस्टर यूज कर सकते हैं? हाँ बताएंगे। वैसे इसमें बिथेनॉल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बिथेनॉल। नोट कर लीजिए बेटा, ये 1 मार्क में भी डायरेक्ट आ जाएंगे आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, 1 मार्क में आ सकते हैं। तो ये आपको लर्न करने हैं पॉइंट्स, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डैश आर डेरिवेटिव ऑफ सल्फामाइड। बताइए किसकी बात कर रहा है ये? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। यस, सल्फा ड्रग्स, ठीक कह रहे हैं आप। सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स जो होते हैं दे आर व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ सल्फाइलाइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक अंडर द नेम ऑफ, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटीसेप्टिक यूज होता है फॉर क्लीनिंग ऑफ वाउंड्स, टीथ एंड ईयर्स। मार्केट में किस नाम से मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? गर्ल्स बता पाएंगी? नहीं? नेल पेंट रिमूवर। पर हाइड्रोल। क्या बोलते हैं इसको? पर हाइड्रोल। ये साइंटिफिक नेम है। केमिकल्स जब खरीदे जाते हैं तो कई बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बोला जाता, पर हाइड्रोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर हाइड्रोल। नोट कर लीजिए, पर हाइड्रोल। क्लियर हो गया? चले आगे। यस सर। 1 मिनट। कर लो आराम से कर लो। सैटरडे को आपका टेस्ट है इसी चैप्टर का। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में मोस्ट वाली मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आइदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट। ठीक है, इन दोनों में से एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। कर लिया नोट? सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ जी बिटिया। सर एक बात पूछनी थी। आप बात जरूर पूछिए, पर आपकी आवाज बहुत स्लो है। बोलिए, लाउडली बोलिएगा। सर रम और वाइन में क्या डिफरेंस होता है? रम और वाइन में क्या डिफरेंस होता है? मुझे सोचने दीजिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। मैं इस फील्ड का प्रोफेशनल भी नहीं हूं, जो पीते हैं उन्हें तो ज्यादा पता होगा। वाइन इज लाइक अ जूस, like it is made from grapes and other materials also. grapes हो गई और भी होते हैं, मेनली grapes होता है। तो जनरली आप फ्रूट्स कह सकते हैं, लाइक फ्रूट्स। रम जो होता है, रम मेनली इज फॉर हीटिंग। सर्दियों में जब ठंड ज्यादा लगती है तो लोग रम लेते हैं। रम पीने से उसके जो कंटेंट्स हैं वो हीट रिलीज करते हैं बॉडी में जाने के बाद, एंड सर्दियों में यूज की जाती है। अगर आप गर्मियों में यूज करेंगे तो काफी परेशान हो जाएंगे। रम कैन बी सो हीट डिसिपेटिंग कि सर्दियों में पी लेंगे, बाहर बर्फ भी पड़ी होगी, आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, आप नॉर्मल इजीली घूम पाएंगे, आपको ठंड नहीं लगेगी। वाइन is generally made up of fruits. Wine can be alcoholic, can be non-alcoholic, but rum is always alcoholic. Rum cannot be non-alcoholic. Rum हमेशा ही alcoholic होती है। Wine can be both. Alcoholic भी rums होती हैं, जैसे grapes से भी बनती है, apple से भी बनती है, तो वो alcoholic भी हो सकती है, non-alcoholic भी हो सकती है, पर rum हमेशा ही alcoholic होती है। ठीक है? और wine is just for taste. In wine you cannot add water while drinking. If you add water in wine, then people will laugh on you. In alcohol, if you like rum, if you don't add water, then you start crying it. It's very strong. It causes chest burn. गले में जलन होनी शुरू हो जाती है, तो it has to be diluted. Clear? Is the thing okay, Vidya?
Yes, sir. आप दोनों ट्राई कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, एक्सपीरियंस बताइएगा हमें, या वीडियो बना लीजिएगा, हम भी यूट्यूब पे डालेंगे, थोड़े सब्सक्राइबर शायद हमारे भी बढ़ जाएं। ठीक है, आइए, कम ऑन, नेक्स्ट, बी फास्ट, आई हैव टू फिनिश दिस। नेक्स्ट, ये जल्दी जल्दी भरना है, मैं आंसर एक साथ शो करूंगा इसके। यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट इन एडिबल ऑयल्स, आता है या नहीं? एडिबल ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट कौन होता है? नहीं मालूम। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली ये होना चाहिए विटामिन्स। विटामिन्स आर द एंटीऑक्सीडेंट इन एडिबल ऑयल्स। मैं एक साथ दिखाऊंगा सारे। कॉमन नेम ऑफ मॉर्फिन, आई थिंक सो इट शुड बी हीरोइन। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, Penicillin. penicillin. General name used to denote any cleaning agent, detergent or soap, you can say. Mixture of sodium and potassium salt of higher fatty acid, soaps. Soaps. Insoluble part of the soap which get precipitated, अभी बताया था आपको। Cum. Can be used both as antiseptic and disinfectant. Phenol. फिनोल भी था, आयोडीन भी था। पोटेशियम परमैंगनेट भी है? नहीं बेटा, हाँ, yes, you can write potassium permanganate. It can be used as antiseptic and disinfectant both. It's a good answer, potassium permanganate. Drug which produces a therapeutic and use biological response. Medicine. Medicines. That's correct. Medicine. आइए चेक करते हैं, देख लीजिए। Used as antioxidant, edible oil, vitamins. Common name of morphine is diacetate, that is heroin. First discovered antibiotic, penicillin. General name given to denote any cleansing agent, detergents. Mixture of sodium and potassium salt of higher fatty acid, soap. Insoluble part of the soap which get precipitated is cum. Can be used both as antiseptic and disinfectant, phenol. Drug which produces therapeutic and use biological response, medicine. I think so. सारा क्लियर हो गया है? Any difficulty? No sir. Okay. No sir. ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा। सैटरडे आपका टेस्ट होगा। एंड जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं विच हैव रिसेंटली ज्वाइंड, वो मीटिंग को एंड नहीं करेंगे, वो मेरे से बात करके जाएंगे। एंड बाकी सब जाना चाहें तो आज जा सकते हैं। तो आई थिंक सो सर आप इसके नोट सेंड कर देना। यस पक्का, मैं जल्दी से आपको पोस्ट कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, ओके सर। पक्का बेटा। Okay, sir. Thank you. Good evening, sir. ओके, गुड। Thank you, sir. जो नए बच्चे हैं